अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स के रिलेटेड। क्योंकि आप लोग जब फ़िज़िक्स को पढ़ते हो एमडीकेट के लिए, तो आप लोग उसकी जो चीज़ें हैं, जो उसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, जो सिंपल फार्मूलाज़, वो तो ऑफ़ कोर्स आप लोग बुक से देख लेते हो। लेकिन हर टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक 10 से 12 मिनट की वीडियो के अंदर आप ईज़िली उन पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज़ कर सको। तो हम लोग पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। फर्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे पास है फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन को हम लोगों ने आज डिस्कस करने, इसके कुछ पॉइंट्स और एमसीक्यूज में आपके साथ डिस्कस करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपका टॉपिक आता है। तो इसके अंदर एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं कंप्लीट सर्कल का, सेमी सर्कल का और क्वार्टर सर्कल का। मैं अभी जो है ना वो एमसीक्यूज के आपको एग्जांपल भी दूंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई भी एथलीट है या कोई भी मैन है, अगर वो पूरे सर्कल के अंदर एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? वो होगा 2πr, और डिस्प्लेसमेंट उसकी ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ये देखते हैं कि जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है। यानी अगर कोई भी पर्सन एक पूरे सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा, इसलिए उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी, लेकिन डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? 2πr होगा। यही अगर इस तरह हम लोग सेमी सर्कल की बात करेंगे, कोई पर्सन है जो सिर्फ सेमी सर्कल में मूव किया है, तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ। यानी पहले 2πr था, तो अब क्या हो जाएगा? सिर्फ πr रह जाएगा। और इस केस में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 2r। अब 2r किस तरह से होगी हम लोग देखते हैं कि जब आपके पास एक सर्कल होता है तो सर्कल का एक रेडियस होता है जिसे हम लोग r से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल की बात करें तो डेट्स मीन हम लोग डायमीटर की बात कर रहे हैं। डायामीटर यानी कि 2r। डायामीटर में हमारे पास, अगर आपके सर्कल का रेडियस r है ना, तो डायामीटर आपके पास 2r होता है। तो डायामीटर ही आपके पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 2r। अगर इसी तरह हम लोग क्वार्टर सर्कल की बात करें तो डिस्टेंस फिर से हाफ हो जाएगा, यानी πr डिवाइडेड बाई 2, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास हो जाएगी √2 इंटू आर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किस तरह से। अब नेक्स्ट अगर मैं आपको एक एमसीक्यूज की स्टेटमेंट दिखाती हूँ। एन एथलीट कंप्लीट्स हाफ अराउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, यानी हाफ सर्कुलर ट्रैक जो है वो कवर कर रहा है और इसका रेडियस क्या है? हमारे पास आर। अब उसने पूछा आपसे ये कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगी और डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा। अगर यहाँ पे आपको रेडियस की कोई वैल्यू दे दी जाए, सपोज 20 दे दी जाए, तो आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करोगे? अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा कि अगर हाफ सर्कल सेमी सर्कल की बात की जा रही है तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? πr, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा? 2r। सपोज यहाँ पे r की वैल्यू आपको 20 दी जाती है कि जो सर्कुलर ट्रैक है उसका रेडियस 20 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या आ जाएगी? 40 मीटर। और डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा? राउंड अबाउट 65, क्योंकि पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 होती है। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो वो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको किसी भी फॉर्मूला के रिलेटेड जो है ना वो पूछा जा सकता है कि आपने किसी भी ग्राफ का स्लोप कैसे फाइंड करनी है और एरिया कैसे फाइंड करना है। स्लोप क्या होती है? स्लोप ग्राफ की होती है कि जो पैरामीटर आपको वाई एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है उसे आप एक्स एक्सिस के ऊपर डिवाइड कर दो। सपोज मेरे पास जो है वो दिया हुआ है वर्क टाइम ग्राफ, यानी वाई एक्सिस पे वर्क शो किया हुआ है, एक्स एक्सिस पे टाइम शो किया हुआ है। और मुझे कहा जाए कि इस ग्राफ की स्लोप फाइंड की करो, तो मैं किस तरह से करूँगी? मैं जो वाई एक्सिस पे पैरामीटर है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, क्या आ जाएगा? पावर। यानी वर्क टाइम ग्राफ की जो स्लोप हमारे पास है वो किसके इक्वल है? पावर के इक्वल है। इसी तरह अगर आपको पूछा जाए कि एरिया ऑफ ग्राफ क्या होता है, एरिया ऑफ ग्राफ के अंदर आपने मल्टीप्लाई करना होता है जो पैरामीटर आपको वाई एक्सिस पे दिया हुआ है और जो पैरामीटर आपको एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ की दी है। अगर इसमें भी स्लोप दी हुई है, वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास क्या होता है? डिस्टेंस। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होता है आपके पास? टाइम। अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या है, तो आप लोग ऑब्वियसली कहोगे कि क्या है? स्पीड है। इसी तरह अगर हम लोग एरिया की बात करें, अगर आपके पास फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यानी वाई एक्सिस पे फोर्स है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, और आपसे ये कहा जाए कि इस ग्राफ का एरिया फाइंड करें, तो आप किस तरह से करेंगे? एफ क्रॉस टी विच इज़ इक्वल टू इम्पल्स। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो है एवरेज वेलोसिटी। कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इसके अंदर डिफरेंट कंडीशनैलिटीज़ हैं।
कि अगर टाइम इंटरवल सेम है तब हम लोग एवरेज वेलोसिटी का कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अगर टाइम इंटरवल डिफरेंट है लेकिन जो आपके पास डिस्टेंस है वो सेम है तो फिर आप कौन सा फार्मूला लगाओ। अगर आपको दो वेलोसिटीज़ दी गई हैं किसी भी सब ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी के, और दोनों की जो दोनों का जो टाइम इंटरवल है वो सेम है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे v इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अगर यहीं पे आपके पास डिस्टेंस सेम है तो आप फॉर्मूला लगाओगे 2V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला आप लगाओगे। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। मेरे पास एक MCQ की स्टेटमेंट है, इफ़ अ कार इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन फर्स्ट टूवर्ड्स एंड 50 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट टूवर्ड्स देन इट्स एवरेज वेलोसिटी विल बी। अब इसमें आप एक चीज़ देखो, पहले उसकी वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना था 2 आवर्स। देन उसकी वेलोसिटी क्या थी 50 मीटर पर सेकेंड और टाइम क्या था 2 आवर। यानी इस कंडीशन में हमारे पास टाइम सेम है तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2, जो हमारे पास आएगा 30 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। अब फिर हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें डिस्टेंस हमारे पास सेम हो। स्टेटमेंट है, इफ़ अ बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस विथ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विद द 40 मीटर पर सेकेंड देन एवरेज स्पीड विल बी। अब आप यहाँ पे देखिए, उसने कहा कि उसने टोटल डिस्टेंस का जो हाफ है ना उसको 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किया और नेक्स्ट हाफ को उसने 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किया। यानी डिस्टेंस दोनों में सेम है लेकिन क्या है, वेलोसिटी डिफरेंस है। तो इसके अंदर हम लोग सेकेंड फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी v इज इक्वल टू 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 48 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो हमारे पास है रिलेटिव वेलोसिटी। यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर मूव कर रहे हैं एक साथ तो उनकी आपस में उनकी जो कंपैरेटिव जो वेलोसिटी होगी उसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, इसमें एक चीज़ आती है, इसमें पॉइंट है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में मूव करें, यानी एक बस आपके पास 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और एक कार आपकी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से सपोज जो है वो मूव कर रही है, लेकिन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, आप दोनों की वेलोसिटीज़ को माइनस कर दोगे। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट्स हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी एक बैकवर्ड मूव कर रहा है एक फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो आप वेलोसिटीज़ को ऐड कर दोगे। किस तरह से, मैं भी आपको एग्जांपल देती हूँ। अ बस इज ट्रेवलिंग विद 15 मीटर पर सेकेंड एंड कार इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रिलेटिव स्पीड ऑफ कार ड्राइवर ऑब्जर्व बाय द बस ड्राइवर। अब देखें, उसने कहा कि बस की जो वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकेंड है, कार की हमारे पास क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपने रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है। v इज इक्वल टू V1 माइनस v, अब दोनों सेम डायरेक्शन में चूंकि मूव कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों की वेलोसिटीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जिसमें आता है वो होता है इक्वेशन ऑफ मोशन का। यानी अब इसमें हमारे पास सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपकी बुक में 3 इक्वेशंस लिखी हुई हैं, आपको पता है कि उनको किस तरह से मेमोराइज करना और बाद में गिवन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उन्हें मॉडिफाई करके आपने अप्लाई कर देना। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं कि अगर बॉडी को आप लोग हाइट से गिरा रहे हो तो अगर आपको टाइम इंटरवल दिया हुआ है तो आप लोग हाइट किस तरह से फाइंड कर सकते हो, वो फॉर्मूला आपके पास है 1/2 GT²। अगर मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा शॉर्ट करूं तो देखें g की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 5। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला हमारे पास बनता है h इज इक्वल टू 5t²। नेक्स्ट हमारे पास अगर आपको हाइट दी हुई हो और आपने टाइम इंटरवल फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा √h डिवाइडेड बाय 5। मैंने इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करके टाइम पीरियड निकाल लिया। अच्छा, इसके अलावा आपसे एक चीज़ और पूछी जाती है कि यहाँ पे तो आपको स्टेटमेंट दी होगी ना कि इतने सेकंड्स के बाद क्या हाइट होगी तो आप अचीव कर लोगे। अब एक स्टेटमेंट इस तरह से आती है कि nth सेकंड के अंदर यानी 4th सेकंड के अंदर क्या डिस्टेंस कवर हुआ है, 3rd सेकंड के अंदर क्या हुआ है। अगर 3rd या 4th इस तरह से टाइम इंटरवल आपको दिया हुआ है तो आप लोग नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ये s इज इक्वल टू v प्लस 1/2a2n-1। इसमें क्या है कि अगर यहाँ पे a आपके पास चूंकि बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो a आपके पास g के इक्वल होगा, यानी 1/2 इंटू जी 2n-1। अब देखें यहाँ पे अगर आपके पास तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है
तो आप इस फॉर्मूला को सिंपली मॉडिफाई कर सकते हो, S इज इक्वल टू 5 इंटू 2n-1, क्योंकि 1/2 इंटू जी आपके पास 5 के इक्वल आ गया, तो ये फॉर्मूला आपके पास इस फॉर्म में हो गया। लेकिन अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की दी हुई है, तो आप फिर फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अदरवाइज ये जो सेकंड फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है S इज इक्वल टू 5 इंटू 2n-1, ये आप अप्लाई करोगे। मैं अभी आपको अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। मेरे पास जो स्टेटमेंट है वो है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड्स, कि 2 सेकंड के अंदर एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है। अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने अभी बनाया था, S इज इक्वल टू 5t², तो हमारे पास आ गया 20 मीटर। अब आप सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यूरिंग सेकंड ऑफ अ मोशन। अब यहाँ पे सेकंड वाली यानी nth सेकंड का पूछा हुआ है, तो हम इसमें सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। S इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कोई इनिशियल वेलोसिटी आपको नहीं दी हुई, तो ऑब्वियसली हम उसे 0 ही कंसिडर करेंगे। S इज इक्वल टू 5 इंटू 2n-1, आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आएगा 15 मीटर। अगर आपको टाइम इंटरवल के दौरान पूछा हुआ है तो आप ये सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अगर आपको सिर्फ टाइम दिया हुआ है तो आप फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि इफ़ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, अगर आप बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हो, इसमें ना 2 तरह के जो है ना वो MCQs आते हैं ना, बच्चे अक्सर इसको कंफ्यूज कर देते हैं। कि देखें, अगर आपने बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया तो पहले बॉडी क्या करती है, मैक्सिमम हाइट तक जाती है, उसके बाद दोबारा क्या करती है, वो ग्राउंड पे वापस आ जाती है। अब MCQs में 2 तरह की स्टेटमेंट यहाँ आपसे पूछा जाता है, टाइम टू रीच ग्राउंड, यानी आपने जब बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका तो उसे ग्राउंड तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो हमारे पास होगा T इज इक्वल टू 2v/g। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उसको टाइम मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए कितना लगेगा, तो वो हमारे पास होगा v/g। तो ये दोनों चीज़ों को आपने जहन में रखना है। उसके बाद अगर आपसे हाइट का पूछा जाए कि जब आपने बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया है तो उसने कितनी मैक्सिमम हाइट जो है वो गेन की होगी, उसका फॉर्मूला आपके पास होता है H इज इक्वल टू v² इंटू /g। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद 100 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड ग्राउंड। यानी पूछा उसने ये कि उसको मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा और ग्राउंड तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स जितना टाइम उसे मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए लगा है उतना ही उसे दोबारा ग्राउंड पे नीचे आने के लिए लगा। अब जब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया तो आप देखें, मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए उसे लगे 10 सेकेंड, तो वापस ग्राउंड तक आने के लिए उसे मजीद 10 सेकेंड लगेंगे, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास 20 सेकेंड्स। T इज इक्वल टू v/g फॉर मैक्सिमम हाइट एंड फॉर ग्राउंड T इज इक्वल टू 2v/g। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके अंदर ना कुछ पॉइंट्स हैं जो अक्सर MCQs में पूछे जाते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के रिलेटेड। फर्स्ट लॉ जो है ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, लेकिन जो कि इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने इन्हें साइड पे कर लिया। फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स को डिफाइन करता है, यानी क्वालिटी ऑफ फोर्स को डिफाइन करता है, और इसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अप्लाई हो रहा होता है। सेकेंड लॉ जो है वो फोर्स की क्वांटिटी को मेजर करता है, और इसे हम लोग लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं। थर्ड लॉ जो आपका है वो फोर्स को एक्सप्लेन करता है इन पेयर्स। ये तीनों पॉइंट आपने अपने जहन के अंदर रखने हैं। अब इसमें से इसका सिंपल हमारे पास जो सेकंड लॉ है उसमें से MCQs आते हैं, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से F इज इक्वल टू m में आपके पास फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला, लेकिन इसमें MCQs में एक आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। A force of 20 Newton gives 3 meter per second acceleration to a mass. The force required to give it acceleration of 10 meter per second square. F1 आपके पास 20 न्यूटन है, A1 आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, F2 आपने फाइंड करनी है, और A2 आपके पास क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मैस चूँकि दोनों में सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, इन फॉर्मूलाज को इक्वल रख लेंगे, यानी F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास सेकंड फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 66.6 न्यूटन। इसी तरह का अगर हम लोग एक और MCQs देखें कि आपके पास फोर्स से एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और M1 आपके पास क्या है 10 kg है। A2 आपने फाइंड करनी है, और M2 आपके पास 5 kg है, और फोर्स दोनों केसेस में आपके पास सेम है। F इज इक्वल टू M1A1 और F2 इज इक्वल टू M2A2। चूँकि फोर्स दोनों केसेस में सेम है तो हम इन दोनों फार्मूलाज को इक्वल रख सकते हैं, यानी M1A1
इज इक्वल टू m2a2। अब यहाँ पे आप लोग वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपके पास सेकेंड एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है फोर्स एंड मोमेंटम। इसके अंदर कुछ फार्मूलाज है। सिंपल फोर्स का फार्मूला भी मैंने आपको बताया कि न्यूटन लॉ के अंदर जो डिस्कस किया हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम ए चूँकि यहाँ पे एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन हमारे पास होती है वेलोसिटी ओवर टाइम, तो ये फॉर्मूला इस तरह से मॉडिफाई हो सकता है, एफ इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय टी। अब इसी फॉर्मूला को अगर फर्दर हम लोग मॉडिफाई करें तो हम लोग देखते हैं कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो होता है पी इज इक्वल टू एम वी। तो हम लोग एम वी की जगह हम लोग डेल्टा पी यानी मोमेंटम को पुट करें तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी। नेक्स्ट हमारे पास मोमेंटम के कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, पी इज इक्वल टू एम वी, पी इज इक्वल टू √2m के ई, यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। इसके अलावा अगर आपको काइनेटिक एनर्जी की बजाय चार्ज और वोल्टेज वगैरह दिया हो तो आप पी इज इक्वल टू √2m⁴ करके जो है निकाल सकते हो। फिर आपके पास इम्पल्स का फॉर्मूला दिया हुआ है। इम्पल्स आपके पास जो होती है फोर्स इंटू टाइम की इक्वल होती है। ऊपर जब आप फोर्स का फॉर्मूला देखते हो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी, तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा पी किसके इक्वल आता है, एफ इंटू टी के। तो डेल्टा पी भी एफ इंटू टी के इक्वल है और वो इम्पल्स के भी इक्वल है। इसमें हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। अ शेल एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स हुज मास रेशियो इज 2:3। एक आपके पास शेल था जो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, उसकी मास रेशियो 2:3 है। तो आपने उसका मोमेंटम रेशियो बताना है, वेलोसिटी रेशियो बतानी है और काइनेटिक एनर्जी रेशियो बतानी है। चूँकि हमारे पास जब वो शेल एक्सप्लोड करेगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी हमारे पास का मोमेंटम जो है वो हमारे पास वो सेम रहेगा। अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें, मोमेंटम सेम है। मोमेंटम का भी हमने फॉर्मूला देखा था कि P इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम सेम है तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, इन्वर्सली रिलेटेड हो जाएगी किसके, मैस के। तो अगर आपके पास मैस रेशो 2:3 है तो वेलोसिटी रेशो क्या आ जाएगी आपके पास, 3:2। इसी तरह अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी हमने देखा था, काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इन्वर्सली रिलेटेड होगी किसके, मैस के। तो अगर मैस रेशो 2:3 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास, 3:2। यहाँ पे ऊपर मैंने एक फॉर्मूला लिखना मिस कर दिया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सिंपल सा एक पॉइंट रह गया कि फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। वाटर फ्लो का आपके पास इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। तो इसमें जब पानी दीवार के ऊपर पड़ रहा है, हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। वाटर भी वॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा और दीवार भी जो है वो पानी के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो दोनों में फॉर्मूला हमारे पास होता है m डिवाइडेड बाई टी इंटू माइनस। हमारे पास एक एग्जांपल है, वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम पाइप एट 3 किलोग्राम पर सेकेंड रेट, यानी m/t की वैल्यू दे दी। अब देखिए मैस पर टाइम की इसने जो है वैल्यू हमें दे दी है। फिर कह रहा है इट स्ट्राइक्स द वॉल विद 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी दे दी। कह रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन दी वॉल। अब वाटर जो है वॉल के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो सिंपली आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स थे जो इस टॉपिक के अंदर मुझे लगे। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह बाकी टॉपिक्स को भी हम लोग इसी तरह डिस्कस करते रहेंगे ताकि थोड़े से पॉइंट के अंदर आप एक चैप्टर के टेक्निकल पॉइंट्स को जो है वो अंडरस्टैंड करें। अल्लाह हाफिज़।